नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है, उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 9 में है। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। अनुच्छेद 243 में दोस्तों बताया गया है। अनुच्छेद 243 के दोस्तों पूरे में ए बी सी डी ई एफ जी एच दोस्तों पूरा है। ये दोस्तों 243 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचन होता है, चयन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री की दोस्तों क्या होती है? निर्वाचन होता है दोस्तों। क्या आपको करना है? निर्वाचन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। चयन दोस्तों नहीं, प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति होती है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनुच्छेद 74 दोस्तों एक याद रखना आपको। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका दोस्तों जो मुख्य है वो दोस्तों कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। वो दोस्तों इस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 74 में। एक दोस्तों अनुच्छेद 74 है और एक है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये दोस्तों इसमें बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सूत्र दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती, निर्वाचन आपको नहीं करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा नगर, हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। धौलावीरा की खोज दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, RS बिष्ट ने की थी। और धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? ये गुजरात में है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों ये जो लोथल वाला है कि लोथल कहाँ स्थित है करके, ये भी दोस्तों 2 या 3 बार सिर्फ एग्जाम में आ चुका है कि लोथल कहाँ स्थित है करके। तो लोथल गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों धौलावीरा। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। 1917 में दोस्तों फिर एनी बेसेंट थी। उससे पहले दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। महात्मा गांधी ने दोस्तों 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन दोस्तों जो कर्नाटक में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये भी कई बार बनता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? अच्छा प्रश्न दोस्तों एग्जाम बन सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नहीं थी पूछा, यानी कि इसमें से 3 तो थी। तक्षशिला दोस्तों बिल्कुल थी, तक्षशिला थी। तोसाली दोस्तों ये भी थी। और स्वर्णगिरी या फिर धौली, स्वर्णगिरी भी दोस्तों सी, स्वर्णगिरी भी थी। धौली दोस्तों नहीं होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यंग इटली का संस्थापक था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यंग इटली का संस्थापक था, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेजनी, जोसेफ मेजनी का दोस्तों आपको बिल्कुल नाम याद रखना है। यंग इटली का संस्थापक 1831 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के एक कोई नगर था, नगर का नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। फ्रांस में एक जगह है, वहां दोस्तों स्थापना हुई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना 1831 में मेजनी ने की थी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के समय हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका उत्तर दोस्तों सर जॉन वार्लो। बिल्कुल दोस्तों याद रखना है, सर जॉन वार्लो के समय वेल्लोर विद्रोह वार्लो। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्नवालिस भी दोस्तों ऑप्शन में है। कार्नवालिस को दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और पुलिस व्यवस्था का जनक भी कार्नवालिस को भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन भी देखिए, 10 तो सब में है, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर 2013 के सभी ऑप्शन है।
जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम पूछा जा सकता है। तो सितंबर 2013 यानी कि 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया दोस्तों। इसी तरह से देखिए कितने टॉप ऑप्शन हैं, और इसी तरह से वहां पर आपको एग्जाम में सही करना होगा। तो 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। भिलाई दोस्तों ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और सोवियत संघ की सहायता से दोस्तों स्थापित हुआ था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कब? 1959 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह दोस्तों राउरकेला ये उड़ीसा में है, ये दोस्तों जर्मनी की सहायता से लगा था। इसी तरह से एग्जाम बनते हैं। और जो भिलाई वाला है छत्तीसगढ़ में, ये दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से लगा था, ये भी एग्जाम में बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? दोस्तों ये तो इतना तो याद मत रखिए, तो खैर प्रश्न में दिया है, लेकिन किस राजा ने रोम में एक दूत भेजा था, ये आपको दोस्तों दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों पांडी, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है, पांडी वंश ने। और पांडी वंश की दोस्तों जो राजधानी थी वो थी मदुरै, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बाकी के मुंशी ये भी थे उसमें, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह और भी कई लोग थे। तो प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? भारत का आखिरी मुगल बादशाह, तो इसका सही उत्तर का दोस्तों बहादुर शाह जफर, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर को दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को दोस्तों रंगून में निर्वासित किया गया था, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। एक एग्जाम में पूछा गया कि औरंगजेब के बाद कौन गद्दी पर बैठा करके, इस तरह से कुछ बना था एग्जाम में, तो बहादुर शाह प्रथम दोस्तों औरंगजेब के बाद, क्योंकि औरंगजेब के बाद दोस्तों फिर जो नीचे वाले शासक आते हैं वो थोड़ा कमजोर थे, और औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम, तो ये भी दोस्तों याद रखना है। इसका सही उत्तर दोस्तों बहादुर शाह जफर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड डफरिन नहीं होगा, इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। लिनलिथगो दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस जो लिनलिथगो है सबसे लंबा कार्यकाल था लिनलिथगो का, सबसे लंबा कार्यकाल वाला मतलब कि वाइसराय थे कौन? लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जिस समय हुआ था उसी समय ये भी था, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था इसने लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की दोस्तों ये बात है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थी अशिक्षा से, किसान शोषण से, बंधुआ मजदूर से, या इनमें से कोई नहीं? तो हाली पद्धति दोस्तों जो संबंधित थी ये थी बंधुआ मजदूर से, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम दोस्तों कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1976 में, क्योंकि बंधुआ मजदूर से याद आ गया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1952, 1962, 1965 या फिर 1975? अब दोस्तों 1962 में, भारत जो चीन युद्ध था दोस्तों उस समय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ये है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। दो हो गए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। अगला आता दोस्तों अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इसमें दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक दोस्तों एक बार भी नहीं लगा है, पर याद रख लीजिएगा 352, 356 और 360। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पाद शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर या उपभोग कर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली वस्तु पर दोस्तों लगाया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा दोस्तों वो सौंपेगा किसे? उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति नहीं। अगर राष्ट्रपति को दोस्तों अपना त्यागपत्र सौंपना है तो वो दोस्तों किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो इस तरह से दोस्तों इनका रहता है, ये हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, सॉल्ट एंजिल जलप्रपात। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब दोस्तों आपको याद रखना है कूची का जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों ये चित्रकूट जलप्रपात है, उसी को दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर उत्तर होगा संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात सॉल्ट एंजल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? ज्यादातर दोस्तों आपको पता है कि जिनेवाई में इनके मुख्यालय रहते हैं बहुत सारे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों इनके जो भी हैं दोस्तों, ये जो मुख्यालय हैं ये तीनों के कहाँ हैं? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने में है, ये आपको याद रखना है। इसका सूत्र का ऑप्शन बी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आपने सही किया है तो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। मिशिगन झील, ओटोरियो झील, अथावास्का झील या सुपीरियर झील? दोस्तों सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील दोस्तों है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुपीरियर झील दोस्तों ये वही झील है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील है दोस्तों। कौन सी? ये सुपीरियर वाली, ये तो है। ओटियो ये भी है, मिशिगन ये भी है। इसका उत्तर दोस्तों अथावास्का झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इतना आसान प्रश्न नहीं था। अगला प्रश्न है, ये जरूर आसान है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर दोस्तों 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 तक, ये आपको दोस्तों याद रखना है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी पहुंची थी। तभी दोस्तों ये दोनों ऑप्शन है। और इस दिन दोस्तों महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए गए नमक कानून को तोड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अनुच्छेद 50 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल याद रखना है। अनुच्छेद 40 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 40 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अनुच्छेद 44 दोस्तों ये आयोग पूछ चुका प्रश्न, समान नागरिक संहिता, बिल्कुल याद रखेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य दोस्तों गोवा। समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 50 की दोस्तों हम बात कर चुके हैं, इसका जो सही उत्तर है न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 दोस्तों क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये है दोस्तों अनुच्छेद 51 में। बिल्कुल दोस्तों ये कुछ अनुच्छेद तो आपको रटी लेनी चाहिए अगर याद ना हो रहे हो तो। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की? अब दोस्तों यहाँ पर आपको 1956 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप दोस्तों 1953 कर सकते हैं। 1953 में दोस्तों ये उत्तर इसी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, ये किसी एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था, वहीं से मैंने इस प्रश्न को लिया है 1953। यूजीसी की दोस्तों स्थापना 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और 1956 में, जो आपके मन में आ रहा होगा 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोनों में क्या अंतर है 1953 और 1956, ये मैंने आपको बता दिया। इसका सूत्र का दोस्तों 1953। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? अरे गजब, जबरदस्त, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? ये कहा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। डफरिन भी ऑप्शन में है। कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? डफरिन तो क्यों कहेगा, करजन भी नहीं, ये कहा था दोस्तों कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने दोस्तों ये कहा था। और प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी दोस्तों ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल दोस्तों कब की गई? लॉर्ड वेवल कब था दोस्तों? ये था 1945-46 के समय दोस्तों था, ये हो जाएगा 1943, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों इसी समय लगभग
समाप्त हुआ था, लगभग लगभग उसी समय अवेलेबल भी था। ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर 1945। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों तुगलक, बिल्कुल याद रखना है। लोधी वंश का जो संस्थापक दोस्तों कौन था? सिकंदर लोधी दोस्तों बिल्कुल नहीं था। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन? पहलोल लोधी, पहलोल लोधी। सिकंदर लोधी दोस्तों नहीं था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ये आयोग कई बार पूछ चुका है। लोधी वंश की दोस्तों स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो ये था दोस्तों खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि या खंड भूमि के लिए विख्यात है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा चंबल। चंबल, और चंबल दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था, और 1935 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आधिकारिक मांगे बन गई थी। तब यहाँ पर 1935 लिखा हुआ है, कहीं पर 34 भी देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार, सही है, सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई दोस्तों ये भी ठीक है। इसका सही उत्तर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन इसने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बल्लवी, बाकी बोध गया था, सांची था, भरूच था। ये हो जाएगा बल्लवी। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1972 में किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा आता दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? तो ये 1986 में आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम दोस्तों ये है 1974 का, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर उत्तर दोस्तों 1972। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1909 का अधिनियम संबंधित था? 1909 का अधिनियम संबंधित था दोस्तों, ये आपको बताना है। ये हो जाए दोस्तों पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909, मार्लेमेंटो सुधार इसे जाना जाता है, और भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसके तहत दोस्तों दिया गया था। तो पृथक मताधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? इतना आसान दोस्तों ये भी प्रश्न नहीं है, उपयुक्त सभी आंख बंद करके बिल्कुल आपको नहीं करना दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों शिक्षा, बिल्कुल याद रखेगा, शिक्षा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। स्वास्थ्य की सूची का विषय है फिर दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल है, राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या की सूची का विषय दोस्तों जनसंख्या संघ सूची का विषय दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा शिक्षा। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इतना आसान ये प्रश्न यहाँ पर नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न है, शारदा सदन की स्थापना बंबई में की? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो ये की दोस्तों पंडिता रमाबाई ने 1889 के आसपास। पंडिता रमाबाई, शारदा सदन, इतना याद रखिए, बहुत है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न तो खैर कई बार एग्जाम बनता है, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन या माप और तोल। तो ये हो जाए दोस्तों मार्ग निर्माण से संबंधित थे मौर्य काल में एग्रोनोमी नामक अधिकारी। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा ये दोस्तों कार्ल मार्क्स से संबंधित है, ना कि एडम स्मिथ से। तो ये हो जाए दोस्तों कार्ल मार्क्स, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व रखा जाता है भारतीय सार्वजनिक खाता में, आकस्मिक खाता में, संचित निधि में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाए दोस्तों भारतीय संचित निधि,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। भारत की जो संचित नीति है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो 266 में दोस्तों ये है भारत की संचित नीति अनुच्छेद 266 में। और अगला दोस्तों भारत की जो आकस्मिक निधि है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 267। पहले संचित निधि 66 में, फिर आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।